जी तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आप सबकी फरमाइश के ऊपर बार बार आपके जो मैसेजेस मुझे आ रहे थे, कमेंट्स बॉक्स में आप बार बार पूछ रहे थे, मुझे पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे, ईमेल्स आ रही थी और सब एक ही बात कर रहे थे कि दिवेक भाई किधर है, दिवेक भाई कब आएंगे। तो आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और दिवेक भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो साथ में जुनेद भाई भी हैं। तो दिवेक भाई, सबसे पहले आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और मेरे ये चैनल का एजाज है कि आपका जो आखिरी इंटरव्यू था आज से 3 माह पहले, वो भी मैंने ही रिकॉर्ड किया था। और आज आप जब आ रहे हैं तो पहला इंटरव्यू भी मैं ही आपका ले रहा हूँ और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये इज्जत दी, ये सम्मान दिया। थैंक यू वेरी मच। आपका थैंक यू सर, खुशामदीद आपको। शुक्रिया सर मुझे बुलाने के लिए, नमस्कार थैंक सर। यू। नमस्कार, नमस्कार सबको और सारे लोगों को जिन्होंने भी मेरे को मिस किया, याद किया। कुछ लोगों के मैसेजेस और डीएम्स भी मेरे को आए थे, उन सबको भी बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बस अब हम सब्र की जी, घड़ी खत्म हुई। बहुत ही खुशी हो रही मुझे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वक्त कि उदासी सी फील होती थी कि एक एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा बन चुका था कि हर चीज के ऊपर हम कोई भी डेवलपमेंट होती थी तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता था कि मुझे इस पे समझाएं या हमारे देखने वालों को इसके बारे में बताएं। तो अब ये सारी चीजें दोबारा से शुरू हो जाएंगी। तो पहले तो ये बताएं कि इतना अरसा आप हमसे दूर क्यों रहे, हमारे जो चाहने वाले आपके, आपसे प्यार करने वाले इतने, उनसे 3 माह की दूरी आपने क्यों रखी, ये बताएं पहले। ये उनका इसका गिला है। जवाब जी इसका जी जवाब जी मैं जी दूं जुनेद सर। भाई। जी जुनेद भाई, आप बताएं। सर, इस दूरी की वजह वो नहीं, आप हैं। अच्छा। मतलब आप, आपसे मुराद आपके मुल्क से है, आप आपके हम्म, इंडिविजुअल से नहीं है। ठीक हम्म, है ना? तो अगर कुछ हादसे किए जाएंगे, हीलिंग टच नहीं दी जाएगी, तो ये ऐसे होते रहेंगे। लोग हम्म, एलियनेट होंगे और ऐसे ही अपने दूसरे अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल। मतलब ये आपके पूरे मुल्क के लिए लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा टैलेंट खोया जो आपके मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकता था। हम्म, बिल्कुल आपने सही कहा। एक अनमोल, मैं तो कहता हूँ कि एक अनमोल हीरा था जो हमारे पास था, हमने उसकी कदर नहीं की और हमसे हम्म, वो छिन गया। अगर हम्म, हम इनकी कदर करते, इनको वो मुकाम देते कि जो इनका हक बनता है, ये डिजर्व करते थे, तो हम्म, पाकिस्तान की तरक्की में ये बहुत सारा काम कर सकते थे। बहुत सारी जो चीजें हैं वो उनको बेहतर कर सकते थे। खास तौर पर इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो उसके साथ जियोपॉलिटिकल के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज और समझ रखते हैं ये। तो दीपक भाई, स्टार्ट करें, जरा बताएं आपने कैसे फिर यहाँ पाकिस्तान से आप गए और इंग्लैंड गए और हमसे इतनी दूरी क्यों की आपने। शुरुआत करने से पहले सभी लोगों को, सभी दर्शकों को हर हर महादेव। और बस सर, हम लोग शिफ्टिंग है, 3 महीने का गैप तो बेसिकली इसलिए आया था क्योंकि शिफ्टिंग, रीलोकेशन, भागा दौड़ी, फिर इधर आते ही एक हादसा भी हो गया, तो उसके हम्म, अंदर भी फिर थोड़ा भागा दौड़ी लग गई। 1 हफ्ता उसमें फंस गए थे। फिर अभी आपको पता है, फिर 2 दफा मेरी तबीयत खराब हो गई इधर, क्योंकि वैसे ज्यादा हम्म, मौसम चेंज और एरिया चेंज हो सारा। मैं फिर ट्रैवलिंग में, अभी दिसंबर का मेरा स्टार्टिंग का जितना भी आप समझे, करीब 2.5 हफ्ते ट्रैवलिंग में निकल गए। और आखिर में फिर मोबाइल भी हादसा। चोरी हुआ है, मोबाइल भी चोरी हुआ है हमारे पेरिस में। ठीक है। तो वो यानी मोबाइल भी पाकिस्तान की कमी आपको महसूस नहीं हुई वहां पे भी। सिर्फ कलासी की कमी हाँ, महसूस नहीं हुई। पाकिस्तान में पिस्टल पे मोबाइल लेके जाते हैं, इधर छुरी पे लेके गए। हम्म, हाँ, ये कमी सही। महसूस जरूर हुई कि उधर वेपन होता था, इधर हमारे पास वेपन नहीं है। तो हम्म, ये एक फर्क हमें, ये हमें ज्यादा कमी महसूस हुई है। हम्म, तो बस ये अब आ गए, अब तबीयत भी रिकवर हो गई है, बाकी सब सही हो गया है, सेटल भी हो गए हैं, हम्म, सब कुछ एक वो रूटीन में आ गया। तो अब हमने कहा चलें शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आएंगे, आना शुरू बिल्कुल। करते तो भारत जाने का आपका क्या है? अक्सर दोस्तों ने पहला सवाल यही करना, मैं उसका भी जवाब आपसे कि आपका भारत जाने का क्या प्लान है, कब आप जाएंगे वहां पे। हैं। अगर मैंने अभी रिलीजियस वीजा अप्लाई की हुई है, अगर हो गई तो ठीक है, 50-50 चांसेस हैं इसके। हम्म, और अगर नहीं हुई तो फिर बिजनेस वीजा पे, वो कंफर्म डेफिनेटली उस पे मेरे को मिल जाएगा। क्यों, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है, तो ये समझ लें
फॉर एग्जाम्पल अगर रिलीजियस वीजा नहीं होती तो बिजनेस वीजा मुझे मई तक हम्म, जाएगा काम, लेकिन वो सही। फिर पक्का काम वो कंफर्म हो जाएगा बिजनेस वीजा पे। हम्म, बिल्कुल सही। जो नई डेवलपमेंट हो रही है भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा सा एक तजिया भी हमें मुख्तसर सा बयान कर दें। बाकी फिर अगली वीडियो में हम डिटेल के साथ फिर आएंगे आपसे, जो टॉपिक होंगे मुख्तलिफ उनके ऊपर वन बाई वन बात करेंगे। अभी को थोड़ा सा खुलासा एक आप पेश कर दें। एक तो इलेक्शन जो हुए थे उसमें आपने जो प्रोडिक्शन की थी कि जो 3 स्टेट है वहां पर बीजेपी जीतेगी, राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो बिल्कुल आपकी बात 100% जो है वो दुरुस्त साबित हुई। इसके साथ साथ और भी जो मामला डीप स्टेट के मामला हैं, या इस वक्त अमेरिका इंडिया का जो मामला चल रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीजें हुई हैं आपके 3 महीने के अंदर अंदर, उसके ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दें। सर अगर हम पहले इलेक्शन से शुरू करें तो ये एक नजर आ रही थी चीजें, तो उसमें कोई इतनी बड़ी इंटरनल इंफॉर्मेशन या वो नहीं थी। हमने बस एक एनालाइज किया लोगों के सेंटिमेंट्स को, तो उससे हमें लोगों के सेंटिमेंट प्लस पार्टी का काम, कि पार्टी एक तो पार्टी जो पावर में है उसका काम, और जो पार्टी इलेक्शन के लिए जो काम कर रही है भागदौड़ कर रही है उस चीज को, इन तीनों चीजों को हमने एनालाइज किया, तो उससे हमने ये अंदाजा लगाया। दूसरा अगर देखा जाए तो वो नए कानून जिसके ऊपर हमने एक वीडियो की थी, न्यू क्रिमिनल लॉस, जी। वो लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसकी शुरू हो चुकी है, 1 साल का वक्त दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन नए कानूनों के तहत पन्नू जैसे लोगों के ऊपर केस भी इंडिया में चलेगा, सजाएं भी दी जाएंगी, और उसके बेसिस पे फिर अमेरिका के साथ इंडिया की जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसको एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट डाली जाएगी, जिसको अगर अमेरिका मना करता है तो अमेरिका पूरी दुनिया के सामने गंदा हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, पर और मजीद गंदा होगा, लीगली गंदा हो जाएगा। अगर हम अमेरिका और इंडिया के बीच में कशीदगियों की बात करें तो उसकी बहुत सी वजहें हैं, और ये वक्ती तौर है 24 के इलेक्शन तक। जैसे 24 का इलेक्शन हो जाएगा तो इंडिया और अमेरिका जैसे बेस्ट दोस्ती आपको दुनिया में शायद कोई नजर ही ना आए। ये मतलब वो यारी यारी वाला गाना आप बस चला दें इनके पीछे, ये वो इलेक्शन यानी तक है। वक्ती तौर पर। वक्ती तौर पे है, वो भी अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है, क्योंकि हम्म, अमेरिकन डीप स्टेट नहीं चाहता कि बीजेपी दोबारा आए। तो बड़ी मेहनत की जा रही है विक्टोरिया नोलैंड के तहत, सुजैन, समंथा, जॉर्ज सोरोस, चाहे आपके ये जितने भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बंदे बाइडेन की कैबिनेट में हो, टोनी ब्लिंकन हो, या जैसे उनका जो डिफेंस का है लॉयड ऑस्टिन हो गया, ये सारे डिफेंस इंडस्ट्रीज के बंदे हैं, इनके आप सीरीज देखें तो ये डिफेंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। फिर अमेरिका में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो ये भी वजह है कि 24 के इंडिया के इलेक्शन के बाद अमेरिका अपने इलेक्शनों में बिजी हो जाएगा। सुनने में आ रहा है कि विवेक रामास्वामी के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। इंडिया विल ग्रो मच फर्दर एंड मच फादर। अगर एक बार इलेक्शन हो जाने दें तो शायद 7.8 का ग्रोथ रेट भी आपको कम लगेगा, ग्रोथ रेट उससे भी तेजी से बढ़ेगा। और सेंसेक्स निफ्टी जो जंपे मार रहा है, जो रिकॉर्ड्स तोड़े गए वो सभी के सामने है, लोग फॉलो कर ही रहे होंगे उसको। गिफ्ट सिटी का भी वो काम तेजी से चला हुआ है, लोग आ रहे हैं, ऑफिस खुल रही हैं, धोलेरे का फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, और मिडिल ईस्ट भी अब स्टेबलाइज होने लगा है। तो जैसे स्टेबलाइज होने लगा तो यूथियों को, यूथी है नहीं क्या, यूथी 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 पीटीआई के मतलब यूथी है नहीं यूथी। दोनों में कोई दोनों में कोई अंतर है क्या? अपने मुल्क को जलाने में कोई कमी है क्या दोनों में? वो दोनों एक बात ही काम कर रहे हैं। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने शुरू किया है तो बस उनकी भी बैंड बाजा लग जाएगी, क्योंकि इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है बाय द वे हिस्ट्री में। अमेरिका का एक्सपीरियंस नहीं होता है, इंडिया का कॉम्बैट एक्सपीरियंस रह चुका है, और एक दफा नहीं 2 दफा यूथी रेबल्स के साथ यमन में। एक तो ऑपरेशन रहबत था पवन मेरे था ख्याल ना? से, रहबत जहां पर रेफ्यूजीज को आठ इंडियंस को निकाला था। नेवी ने एक्स्ट्रैक्ट हाँ किया न था जो 15 या 16 में, और एक उससे भी पहले का एक इनका है
और यूएन के तहत इनके मिशंस भी, इंडियन ट्रूप्स भी डिप्लॉय हुए हैं यमन में। तो इंडिया विल विन विक्टोरियस, इसमें कोई दो राय है नहीं। 1 जनवरी से ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी, ब्रिक्स प्लस एक्टिव हो जाएगा। तो पाकिस्तान आ रहा है ब्रिक्स में? वो तो सर अब अगले साल ही पता चलेगा जब अगले साल की मीटिंग होगी। पर ये कि जो 6 मेंबर ऐड किए थे वो ऑफिशियली 1 जनवरी से होंगे। तो 1 जनवरी से जब होंगे तो फिर ओपेक को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिक्स प्लस में 11 मेंबर हैं। उन 11 में से 6 मेंबर्स के पास दुनिया का 80% ऑयल है, और जब वो ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे तो ऑयल की प्राइसेस, ऑयल की मार्केट पे क्या होता है, इंडिया का पहला तेल का कुआं जो है ओवरसीज में, वो जुलाई में एक्टिव हो रहा है। सुनने में आया कि ओएनजीसी और मजीद तेल के और गैस के कुएं सीरिया, लीबिया और लेबनान में खरीद रही है। सारी वो मुल्क जहां पर जंगें चल रही हैं या मिडिल ईस्ट में जो पंगों में पड़े हुए, उन्हीं मुल्कों में। इसी बीच में तंजानिया के आए, उनके साथ $10 बिलियन की डील हुई। कीनिया के आए। तो बहुत कुछ ऐसा इसमें ग्लोबल साउथ की भी समिट हो गई इसी बीच में। ठीक है, ट्रूडो का तो आपको पता ही, कनाडा का मैंने पहले ही बता दिया। ट्रूडो जा रहा है, अगली सरकार उसके अपोजिशन लीडर की आ रही है, जिसका नाम मुश्किल है, मैं बोल नहीं पाऊंगा अभी। पोलेवेयर मेरे ख्याल से नाम है। पोलैंड ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, प्रो इमिग्रेंट सरकार लाके। एक्सट्रीम लेफ्ट सरकार जो पोलैंड में आई है। अगर आप पूरे यूरोप को देखें तो राइट विंग गवर्नमेंट का राइज हो रहा है। नीदरलैंड हो, फिनलैंड हो, नॉर्वे हो, इवन स्वीडन और डेनमार्क में अब जाके राइट विंग का एमर्ज हो रहा है। स्वीडन डेनमार्क की हिस्ट्री में कभी राइट विंग गवर्नमेंट नहीं आई, लेकिन अब इस बार चांसेस हैं कि वो आ जाए। अगर आप ईस्टर्न यूरोप देख लें, फ्रांस को देख लें। अच्छा, फ्रांस में राइट विंग नहीं है, सेंटर लेफ्ट है। तो वो भी जूते की नोक पे ही रखता है, लेकिन एग्जैक्टली राइट विंग नहीं है। पर इस अगली बार चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि 2026 या 27 में जो फ्रांस के इलेक्शन होना, उसमें राइट विंग गवर्नमेंट आएगी। जो लपेन है, जो अपोजिशन लीडर, वो आ जाएगी। यूके का बेड़ा गर्क हुआ है, हम तो यूके में रह रहे हैं। मैं कहता हूँ लंदन और कराची में कोई भी फर्क नहीं है। दोनों जगह पे गंद है, दोनों जगह पे बदबू है, दोनों जगह पे ट्रैफिक है, दोनों ही मुल्कों में क्राइम रेट है, दोनों ही शहरों में आप अंधेरे में रात को लेट नाइट नहीं निकल सकते। तो फर्क क्या है दोनों में, लंदन और इसमें? फिर लंदन का मेयर भी पाकिस्तानी है, तो वो भी चलता है। फिर यूके के जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दे दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्पेशल लेजिस्लेशन लाके इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालेंगे। तो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना वो लेके फरवरी कहाँ से। जाएंगे? रवांडा। यूके का कुछ अच्छा। रवांडा के साथ कुछ पैक्ट है, कुछ ट्रीटी, पता नहीं कुछ तो है। वो बोलते चाहे वो दुनिया का किसी भी मुल्क का है, हम उसको रवांडा भेज देंगे, वो रवांडा से जहां जाना चाहे जाए, हम उसको रवांडा भेजेंगे निकाल के। तो अच्छा फरवरी दिलीप से जी, वो शुरू कर रहा है। आपने ब्रिक्स का बोला कि पॉसिबिलिटी है कि आए पाकिस्तान, लेकिन ब्रिक्स का तो जो थीम है कि सोवरनिटी जो है ना, उसकी को रिस्पेक्ट करना होता है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, सोवरनिटी को आपको रिस्पेक्ट करना होता है। तो ब्रिक्स में आने से तो कश्मीर क्लेम तो खत्म हो गया हमेशा के लिए। इसमें 2-3 चीजें और भी हैं। ब्रिक्स का मेन आइडियोलॉजी फिलोसफी है डेवलपिंग इकोनॉमीज, पाकिस्तान उसके अंदर नहीं आता। दूसरी चीज, जाहिर सी बात है, अब ये जो नए मेंबर आए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में अपने पैसे रखवाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। पाकिस्तान वो भी नहीं रखवा सकता। इससे आगे अगर हम चले तो ब्रिक्स के जो 5 मेन कोर मेंबर्स हैं, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये वीटो पावर वाला है। अगर एक ने भी मना कर दिया तो नहीं होगा। और फिलहाल जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि तीनों इंडिया के साथ है। चाइना बस एक अकेला दूसरी साइड पे है। इवन रशिया भी ब्रिक्स के मामले में इंडिया के साथ ही वोटिंग कर रहा है और इंडिया की बातें मान रहा है। जब से देखें, अगर आप पिछले 5 या 6 साल की ब्रिक्स की प्रोसीडिंग्स को देखें, आप एसईओ की प्रोसीडिंग्स को देखें, एसईओ चाइना का प्लेटफॉर्म है, तो उधर भी रशिया इंडिया अलाइंड होते हैं। रशिया चाइना के खिलाफ जब भी एसईओ में गया है, लेकिन इंडिया के साथ अलाइंड रहा है हमेशा। तो हमें एसईओ का भी देखना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल, 3rd लार्जेस्ट बाय पीपीपी, 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, लार्जेस्ट मिलिट्री एंड 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। ठीक है, इट इज ऑलरेडी द 4th जियोपॉलिटिकल पोल ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ इंडिया के अंदर भी है,
ठीक है, और पाकिस्तान में तो बहुत ही हैं जिनको लगता है अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो बहुत दूर है। वो पाकिस्तान में कहावत है ना, दिल्ली दूरस्थ, तो जी। कहता है दिल्ली दूरस्थ नहीं, इंडिया पहुंच चुका है। हम्म, इंडिया ने अमेरिका को अमेरिका की औकात उसके घर में जाके दिखाई है। हम्म, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इवन अमेरिका के कांग्रेस में खड़े होकर उसको सुना के आए हैं। आप कांग्रेस की स्पीच को सुने, जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बैठ के तू तड़ाक वाली भाषा हम लोगों की तरह बात नहीं बात कर। नहीं करेंगे, पर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज अगर किसी को भी समझ में आती है, मोदी जी की यूएस कांग्रेस की स्पीच तो सुनो, वो अमेरिका के घर में घुस के अमेरिका की मार के आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक की है, कोवर्ट सर्जिकल स्ट्राइक, इंफॉर्मेशन वाले बात ये तरीकेकार है। तो दुनिया के हालात खराब हैं, पर इंडिया के हालात अच्छे हैं। और जाहिर सी बात है, कोई चढ़ेगा तो कोई गिरेगा, और कोई गिरेगा तो कोई चढ़ेगा। दोनों सूरत हाल में चढ़ने वाला इंडिया ही है। और चाहे कोई बिल्कुल भी आपने मुल्क सही गिरे, कहा। अमेरिका गिरता है तो भी इंडिया चढ़ रहा है, चाइना गिर रहा है तो भी इंडिया चढ़ेगा। चले आपसे फिर क्योंकि आगे। हम जी जब जुनेद भाई, आप पहले आप देवेक भाई के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। आप देखें, आप बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे इन 3 माह के अंदर। आपकी तकरीबन रोज बात होती रही इनसे, और नहीं, कुछ बीच में आप भी। बीमार थे, बीच हम्म, में बीमार थे उस दफा। उस बीच में काफी बार बात भी नहीं हुई, ये एक फर्क हम्म। है। लेकिन फ्रीक्वेंट बेसिस पे बात होती थी, और कभी कभी 2 दिन 3 दिन गायब रहते थे दिव्य जी। फिर अचानक एक दिन मैसेज खुद ही अचानक मैसेज आते आ थे। जाता। 100 से ज्यादा भी मैसेज आते थे एक ही साथ। मुझे भी आते रहे। वाह। तो आप अगर अगर दिवेक भाई इंडिया के अंदर होते तो कैसा फील करते कि इस तरह का जो एक बंदा है जिसके पास इतना नॉलेज है और हर चीज के ऊपर वो उसकी गिरफ्त है, तो क्या आप क्या समझते, क्या फायदा हासिल कर लेते आप इनसे? फायदा मतलब एज अ नेशन क्या फायदा उसको ले सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में। जी जी। या तो उस तरीके से कुछ वर्कआउट करके, अ, या अप्रोच अगर कर सकते किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को, या किसी मिनिस्ट्री को, तो उस तरीके से फायदा अगर लिया जा सकता है तो उस पर वर्कआउट करके, ड्राफ्ट प्रेजेंट करके, मेल करना, लेटर्स देना, तो उस तरीके से कई चीजें की जा सकती है, और बहुत सारी चीजें पॉसिबल है भारत जैसे देश में। तो अभी तो दिव्य जी का वेलकम है, और भारत में पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं गुड सजेशन को ऑलवेज। बिल्कुल। तो देवेक भाई, हम एक दिन बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के ऊपर भी, कि इंडिया की आपने बताया था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अफ्रीका में जाकर उन्होंने लैंड हासिल की है और वहां पर वो कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट हैं। तो उनके ऊपर थोड़ा सा हमें कोई, अगर आपके पास अपडेट है कि वो किस पोजीशन में है वहां पर, या वहां से जो वो फसलें जो हासिल होंगी या जो भी, वो उसका क्या तरीकाकार क्या होगा कि वो वहां से ही एक्सपोर्ट करेंगे, उन मुल्कों की जाती जरूरियात के लिए वो पूरी होंगी, या भारत उसको इंपोर्ट करेगा, क्या उसका क्या तरीकाकार होगा? नहीं, सबसे पहले उन मुल्कों की जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। हम्म, उसके बाद जितनी भारत को चाहिए उतनी चीज भारत को एक्सपोर्ट होती है, और रिमेनिंग जो एक्सपोर्ट होती है वो उन मुल्कों की एक्सपोर्ट में ऐड होता है। हम्म। तो इस तरीके बिल्कुल से हो सही। रहा है। अफ्रीका से बस लेटेस्ट अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट बोलूं तो अभी करंटली आज ही ये आज मुझे आज पता चला है, वो ये थी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस युगांडा में भी खोला गया है। वाह। तो हम्म, एमआईटी, शारदा, आईआईटी, आईआईएम के साथ साथ अब जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अब इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है। बाय द वे आईआईटी, आईआईएम भी पब्लिक है, बट एक होता है ना कि नॉर्मल एवरेज यूनिवर्सिटी, वो भी अब जाएगी। सही। अच्छा, तो जुनेद भाई, आपके मन में कोई सवाल है आपने जो दिवेक भाई से पूछना है, तो वो भी पूछे जरा। देखिए, मेरे मन में जो सवाल है उसका जवाब मुझे पता है, और कुछ और भी सवाल आएंगे तो मैं खुद पूछ लूंगा। ये ऑनलाइन बेइज्जती तो ना करें यार मेरी आप। नहीं नहीं, बेसिक की बात नहीं है, ऐसा कुछ सवाल है नहीं। लेकिन हम्म, अगर रहती है तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं रेगुलर बेसिस पे। हम्म। अच्छा देविक भाई, आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहें, किस तरीके से आपने आपने मिस किया कुछ?
मैंने मिस हम्म बस हम्म लोगों को धोना मैंने मिस किया है। फ्रस्ट्रेशन हम निकाल लेते थे यहाँ पर। बाकी हम्म एक ये चीज है कि मैं इस्लामाबाद में बैठे एक डॉक्टर पीएचडी को बताना चाहूंगा जो इंडिया को बड़ा मरीन पावर के ऊपर जिसको बहुत शक है। मैं उसको फिर हम्म बता दूं कि 2 हफ्ते पहले ही इंडिया इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन या काउंसिल जो भी है उसका इलेक्शन जीता है। गुड। ठीक है। एंड इंडियन नेशन बिलोंग्स टू इंडिया। इंडिया इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ इंडियन ओशन। और ये दुनिया मानती है, अमेरिका तक मानता है। वो बोले ना बोले वो अलग बात है। यानी इन लोगों से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं इंडिया को। इंडिया को जरूरत, इंडिया के लीडरशिप में आपको कहीं से भी लग रहा है कि उनको सर्टिफिकेशन चाहिए? हम्म इंडिया कहीं झुकता हुआ आपको नजर आया 9 सालों में? नहीं ना। हाँ, मजबूरी के तहत कुछ चीजें इंडिया ने ऐसी की हैं जिसको आप झुकना कह सकते, पर मैं उसको झुकना नहीं कहूंगा। मैं उसको हालात की मजबूरी और अक्लमंदी जरूर कहूंगा, स्ट्रेटेजाइजिंग कहूंगा। पर झुका कहाँ स्ट्रैटेजिक मूव, 9 सालों में? हम्म स्ट्रैटेजिक मूव बोल सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मूव कह सकते हैं, या सीधी लेमैन की भाषा में बोलते हैं तो शिकार करने से पहले शेर भी 2 कदम पीछे जाता है। लेमैन की भाषा में ये भी बोल सकते हैं। हम्म ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं इंडिया में। अगर अभी हम देखें तो मेरे ख्याल से जो एक खबर आई थी जो हमने शायद डिस्कस भी की थी कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे दिसंबर और जनवरी के अराउंड। तो ये वही टाइम चल रहा है, लेट्स सी होते हैं नहीं होते। ठीक है। बाकी तो देखे, इंडिया की इस गवर्नमेंट ने इतना अचीव कर लिया है ना कि उसे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट, सब्सिडी या ऐसी हरकतें करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने डेवलपमेंट, अपने काम, अपने स्टेचर, अपने ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर इलेक्शन जीत सकते हैं। 2024 बीजेपी 225 प्लस, एनडीए 250 प्लस कंफर्म आ रही है वापस। और जनवरी में एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, 26/11 है। फिर 22 को राम मंदिर है। और 26/1 है। यार हाँ सॉरी, 26/11 मेरे मुंह रिपब्लिक से, डे। सॉरी मेरे मुंह में 26/11 लिख गया। रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है वो। 22 तारीख को राम मंदिर का है। ठीक है। और राम मंदिर के अगले दिन ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे भी है। और जिन लोगों को नहीं पता तो उनको पता होना चाहिए कि गुमनामी बाबा का जो फंडल राइट्स थे वो उसी तट पे हुए थे जहां भगवान राम के हुए थे। और उस जगह पे सिर्फ 2 ही फंडल्स हुए हैं, भगवान राम के और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ए के ए गुमनामी बाबा। और यानी एक साथ खुशखबरियां इकट्ठी आ दोनों, रही हैं। एक साथ शायद दोनों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बिल्कुल। और फ्रांस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से उनको चीफ गेस्ट बनाया जा रहा वो है, कुछ नहीं बोल मैक्रोन को। सकते फ्रांस के बारे में, उनकी मोबाइल चोरी हुई है फ्रांस में, वो नहीं बोलेंगे अभी। अभी कुछ दिन के लिए फ्रांस वर्ड बैन है उनके डिक्शनरी में से। चुप, वाकई चुप इटली, कर गए वो। हाँ इटली का पूछ ले, फ्रांस का ना पूछे। ना ना, फ्रांस का तो हम बता ही सकते हैं। हम्म देखिए, यूरोप में अगर आप देखें, यूके को निकाल दें तो यूरोप का सबसे ताकतवर मेंबर कौन है? फ्रांस, यूरोपियन हम्म यूनियन का न्यूक्लियर पावर। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 वीटो में से एक फ्रांस का भी है। फ्रांस पूरे जितने वेस्टर्न एलाइज या नेटो एलाइज है, फ्रांस हमेशा अलग चलेगा। वो हमेशा अलग लाइन लेके चलता है। वो अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज, देखे थोड़ी बहुत तो होती है क्योंकि वो एलाय है, जी। नेटो का मेंबर है, पर वो फिर भी अलग लेके चलता है। वो अपनी स्ट्रेटेजीज भी अलग निकालेगा, वो अपना हर चीज वो अलग करता है अमेरिका से। और फ्रांस का अपना एक कंपटीशन भी है अमेरिका के साथ, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के ऊपर, एविएशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। ठीक है। कुछ ऐसी क्रिटिकल दुनिया की टेक्नोलॉजीज हैं जो गिनती के कुछ मुल्कों के पास हैं, उसमें फ्रांस भी है और उसका सीधा कॉम्पिटिटर अमेरिका है। और जाहिर सी बात है उधर एक सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट या सेंटर राइट गवर्नमेंट, सेंटर की गवर्नमेंट बोल सकते हैं, ना लेफ्ट है ना राइट है फिलहाल। मैक्रोन मैक्रोन दोनों साइडों पे नहीं, तो वो इंडिया के साथ ज्यादा अलाइन होता है। प्लस फायदे किसके साथ सबसे ज्यादा है? फिर सबमरीन के ऑर्डर कौन दे रहा है? राफेल एम के ऑर्डर कौन दे रहा है?
और कौन सा देश है जो 100 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाहता है अगले 25 साल में, तो फिर उसी देश के साथ उसी देश की लगेगी। बाय द वे मैक्रो आ रहा है, उसने एग्री कर लिया है ऑफिशियली कि वो आ रहा है। तो ये 5वीं दफा होगा कि फ्रांस का हेड ऑफ द स्टेट इंडिया के रिपब्लिक डे पे एज अ गेस्ट आएगा। नहीं नहीं। फिफ्थ फिफ्थ हाँ, फिर अच्छा, मेलोनी अच्छा के बारे में कुछ नहीं नहीं, मेलोनी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात कि सिर्फ 100 जी। पावर प्लांट ही नहीं, अपने यहाँ एडिशनल 10 और पावर प्लांट भी अड़ोस पड़ोस के देश में बनाने की बात चल रही है। अच्छा, हाँ। को हमारे भी एक आध बनवा दें यार। वो 25 साल में नहीं आता, वो 40 साल का विजन है। वो हम्म, वो 2070 के अंडर अंडर है, वो जो कार्बन जीरो वाला जो है। हम्म। हम्म। उसमें बांग्लादेश का भी है कुछ, और बांग्लादेश में जो अभी न्यूक्लियर बांग्लादेश प्लांट का है, बना। श्रीलंका का, इवन म्यांमार से बातें चल रही हैं भाई। हम्म, म्यांमार से बातें चल रही हैं। तो और अभी रिसेंटली बांग्लादेश को न्यूक्लियर आर्सेनल का शिपमेंट मिला रसिया से, और उसकी पूरी बैकडोर नेगोशिएशन भारत सरकार नहीं कर रही थी, वेस्ट बिल्कुल को एक्सेप्टेबल नहीं था। और ये सारा जो ड्रामा जो चल रहा है ना वहाँ पे, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, री जी। इलेक्शन, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ वहीं से शुरू होती है। जनवरी में बांग्लादेश के इलेक्शन भी हैं, तो बांग्लादेश में भी आप थोड़ा तमाशा देख सकते हैं, और उस तमाशे का शायद कुछ स्पिल ओवर इंडिया के अंदर भी हो, तो वो अच्छा। भी मजेदार होगा। हम्म, तो ये चीजें, अगर इसके अलावा अगर देखें इटली की, अगर हम बात करें मेलोनी की, तो उसने बड़े स्ट्रांग एक्शन लिए, और उसकी वजह से अगर आप यूरोप में देखें तो यूरोप में सबसे पहले इटली, और इटली में भी मेलोनी की जो पार्टी थी, इन्होंने स्टैंड लिया अगेंस्ट इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन के। और आज इनके स्टैंड के पीछे सारे के सारे जो बाकी राइट विंग कंट्रीज हैं यूरोप के, वो इनकी वजह से इनके पीछे खड़े हो गए। एंड नाउ दे आर फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट द इलीगल इमिग्रेंट्स, और लेट्स से फाइटिंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द डीप स्टेट। तो और चाइना को तो धक्का दे ही दिया, बीआरआई से निकल गए ऑफिशियली, तो वो एक अलग ही मोए मजा मोए। है। मोए मोए। अच्छा, बाय द वे तो मेलोनी ने जो स्टेटमेंट दिया था ना, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था, देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। तो वो जो मैंने समझा वो पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रही थी। पॉलिटिकल इस्लाम के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप रिलीजन एज ए प्रैक्टिस यूज कर रहे हो तो उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में, लेकिन अगर आपको वो कर भी नहीं सकते प्रॉब्लम, क्योंकि वो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, वो चाके भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, कोई बिल्कुल कोई सही। ना कोई प्रॉब्लम तो है ना, जो इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट देने पर मजबूर हुए वो। सर, आपको ट्विटर अकाउंट्स पे अगर कुछ अकाउंट है वो फॉलो कर ले, तो आपको डेली पता चल जाएगा। हम्म। बेल्जियम डेली वीडियो, अभी अभी देख लें, अभी परसों जो चेक में हुआ है, जो मास शूटिंग हुई, यूनिवर्सिटी में बंदा गया है, उसने गोलियों के फरे चला दिए, 14 लोग मर गए। और सर ये डेली के बेसिस में हर मुल्क में हो रहा है, ये नहीं है कि डेली का एक किस्सा, डेली के 100 किस्से पूरे यूरोप के आ रहे हैं ट्विटर पे। तो वो भी बेचारे क्या करेंगे। अच्छा, अरब मुल्क है, अरब मुल्क कहते हैं हम नहीं लेंगे। और अरब मुल्क, अच्छा अरब मुल्कों से पूछा क्या आप क्यों नहीं लेंगे, बोलते हैं ये वो हरकत है हमारे मुल्क में आके करेंगे। मतलब अरबों को पता है कि गलती गलत कहाँ है, मतलब मसला कहाँ है। और यूएई के तो फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी है, कोई भी जाके देख ले। यूएई के तो फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ने कहा था कि भाई हमने मिडिल ईस्ट से एक्सट्रीमिज्म खत्म किया है, पर यूरोप एम्ब्रेस कर रहा है, और अगर यूरोप को जल्द समझ में नहीं आया तो यूरोप दुनिया का एक पछताएगा। नया जंग का मैदान होगा। अच्छा, आप चलिए। मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर कुछ थोड़ी सी बात कर दें, जो वो वहां पर रिफॉर्म कर रहे हैं। देखिए मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर देखें क्या बात कर रहे हैं, वो एक विजनरी हम्म। लीडर तो है, पर वो एक लेजेंडरी लीडर भी बनेगा आगे जाके, हिस्ट्री में उसका हम्म। नाम लिखा जाएगा। लेकिन अभी एक जो सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब से जो मुझे सुनने में आई थी, अभी शायद 2 या 3 हफ्ते पुरानी, कि उन्होंने हम्म। उधर जो 3 उनकी अरब पेगन गॉडेसेस थी, इस्लाम आने से पहले की, जो मिडिल ईस्ट में थी, उनको पूजने की इजाजत दे दी है मोहम्मद बिन सलमान ने। तो ये चेंजेस वो लेके आ रहा है, हम्म। और ये अच्छी चीज है। और अभी हम उसको विजनरी कहेंगे, पर आने वाली पीढ़ियां से लेजेंडरी लीडर कहेगा, हम्म। जिसने मिडिल ईस्ट को बदला।
क्योंकि देखिए सऊदी अरब बदलेगा तो पूरा मिडिल ईस्ट बदलेगा, ऐसा सारा नहीं कि बदल सिर्फ जाए। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन सब बदलेंगे। अच्छा एक और चीज, पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे, कुछ इंडिया की अपोजिशन भी बहुत खुश हो रही थी कि कतर जी। 8 नेवी पर्सनल, एमईए की स्टेटमेंट आ गई कि वो 8 नेवी आ पर्सनल रहे बहुत जल्द आ रहे हैं वापस। अच्छा, ये बहुत अच्छी सूर्या खबर है। सर कॉप 23 में सबने तस्वीरें देखी मोदी और मेलोनी की, हमने तो तस्वीरें फिर मोदी और कतर के इमार की भी देखी थी। यही फर्क है सही। दूसरों में और हम में। आप तो उधर भी थे ना, आप तो गए भी थे वहां पे। सर मैं उस सेक्शन में नहीं था जहां लीडर थे, मैं हम्म। ऑडियंस सेक्शन में था, यूं पीछे हाथ खड़ा करके। मोदी सही। मोदी 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 कर रहे थे। अच्छा बाय द वे एवरीवन, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड का नया वेरिएंट भी आ चुका है भारत में, और चार लोगों जवाहरलाल की अभी नेहरू तक, 1। हाँ, अच्छा। JN1 वेरिएंट का नाम है। हाँ JN1 नाम है। नहीं ये हंसने वाली बात नहीं, ये सीरियस बात है। नहीं, जवाहरलाल नेहरू उन्होंने बोला ना, मैं इस वजह से हंस रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक है, वो तो कैजुअली बोला उन्होंने। तो आई रिक्वेस्ट कि आप नेसेसरी प्रिकॉशंस ले, मैं भी इस तरह के जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है उस पर भी मैं भी वर्क करूंगा, और ये बहुत सीरियस है इस बार, ऐसा अच्छा। जो बोला जा रहा तो क्यों ये हर दफा ये इस तरह कोई नई ड्रामा शुरू हो जाता है? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी गिर रही है ना हम्म। है, दुनिया की भी गिरनी चाहिए। हम्म। सर, इसकी तरक्की तो इतनी ज्यादा और ऐसी ऐसी हम्म। जगहों पे चुभ रही है ना, हम्म। इसका अंदाजा नहीं है कि इंडिया सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा, हम्म। इंडिया पूरी रफ्तार के साथ तरक्की कर रहा है। इंडिया की रफ्तार जितनी ज्यादा चुभ रही है ना लोगों को, उतनी तरक्की भी नहीं चुभ रही। हम्म। कि इसी सही। रफ्तार से इंडिया चलता रहा ना, तो हम्म। जो ये बातें हैं ना 2047 का डेवलप इंडिया, हम्म। मुझे लगता है 2045-44 तक हो जाएगा, अगर यही स्पीड बरकरार रही। और मेरे हिसाब से तो ये स्पीड और भी बढ़ने वाली है 24 के इलेक्शन के बाद, मेरे हिसाब तो से। जो जो मोदी जी कहते हैं कि ये तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो वो कब तक बन जाएगा? हम बन वो चुके हैं, 2 साल, 2 साल के अंदर? मतलब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हम मैं बन चुके ऑफिशियली हैं। ऑफिशियली हम्म। 2 साल। अच्छा सही। दिलीप जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो कुछ पेड़ टूट जा रहे हैं आजकल, कौवे मर जा रहे हैं उसके ऊपर। फिलहाल कभी मर नहीं रहे, पेड़ टूट नहीं रहे, उनका टूटना बाकी है। अनरूटेड। अभी उनका मरना बाकी है। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो अभी जुनेद ने बात की, क्या बात की मैं खुद भूल गया, क्या बोला तूने अभी? कौवे और पेड़ उसके टूट रहे हैं और कौवे मर रहे हैं। उससे पहले अनरूट अबे उससे पहले, ये पूरी बात से पहले क्या? हम भी भूल गए क्या बात कर रहे क्या बोला चल नहीं छोड़ नहीं आगे भूले बढ़। नहीं, आप कहना क्या चाहते थे, मतलब मैं नहीं समझ पाया। मुझे तेरी किसी वर्ड से कुछ याद आया था, मैं भूल गया। अनरूटेड ट्री एंड क्रोज। जहन से निकल गई ये बात। आपने ये बोला था कि हम ऑफिशियली जो है 2 साल तक जो है वो बनेंगे इकोनॉमी। हाँ, जी। हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से, हमारी पे मेरी मुराद है हमारी, हम अनऑफिशियल बंदे जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है सरकार का, हाँ, हम वेले मैं और बंदों के, दिलीप जी। हाँ हम वेले बंदों के हिसाब से इंडिया की करंट इकोनॉमी इज अराउंड 4.8 मतलब 4.7 ट्रिलियन से ऊपर है इस वक्त। इस वक्त, 4.7 से ऊपर है, हम्म। और ग्रोथ रेट भी 10% से ऊपर है, ये हमारे हिसाब से। हम्म। अगर तो हमारा ये तो फिर। कैलकुलेशन सही बैठता है तो 5.1 के आसपास एक्चुअल हो सकता है, और ग्रोथ रेट 14% बैठता है एक्चुअल। अच्छा। अब दिक्कत ये है कि इतना बड़ा फिगर देने से पूरी दुनिया पागल हो जाएगी, और हम्म। हमको अभी शौक नहीं है कि अमेरिका पागल। की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। हम्म, हम्म।
और हमको अभी वो झटका लेना नहीं है, इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं, तो इसलिए जहाँ पूरी दुनिया में एक परंपरा है कि नंबर बढ़ा के दिए जाते हैं, तो ऐसा हमारा मानना है कि नंबर हम घटा के दिए जा रहे हैं। अच्छा देविक भाई, और ये और जी। मैं बता दूं, हम्म, और मैं बता दूं, किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने, आई फॉरगेट द नेम, भारत पे इल्जाम लगाया था कि भारत अपने नंबर को मैनिपुलेट कर रहा है। हम्म, अभी 1-2 दिन पुरानी बात है, ठीक है ना? हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम कम दिखा रहे हैं। ज्यादा नीचे कर दिखा रहे हैं। देंगे, हाँ, ज्यादा दिखा देंगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। हम्म। अच्छा देविक भाई, ये वजह क्या है कि पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है, उसकी इकोनॉमी बैठ ही जा रही है हर मुल्क की, और इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है और बहुत रफ्तार के साथ, इसकी वजह क्या है? लेकिन जो वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल है वो कभी पूरा डेवलप हो नहीं पाया। वो 400 साल पुराना मॉडल है, दैट इज नॉट मेंट फॉर इटर्निटी। ठीक है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छूट चुकी हैं, जो लूप होल्स हैं, जैसे कि पेंडेमिक्स, ठीक है, जैसे कि वॉर्स या ग्लोबल टेंशंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो उन चीजों को उसने अकाउंट में नहीं लिया, तो वो उनका इकोनॉमिक मॉडल फेल हुआ है। प्लस और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूंगा, इंडिया अगर आज वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल पे चल रहा होता जो इंडिया चला अपने 65 साल, तो इंडिया के भी हालात यही होने थे। इसीलिए इंडिया के ऊपर आर्टिकल लिखा गया था ना 2014 में, टॉप फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। 2014 में फ्रेजाइल 5 से 2023 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तक पहुंचने का जो सफर है, इसमें बहुत बड़ा योगदान अर्थशास्त्र पे भी है। अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक मॉडल, जिसको हम इंडियन इकोनॉमिक मॉडल, ईस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल, जो बोलना चाहो जैसे भी बोल लो, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट जो किया है, ठीक है, क्या है वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल का, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, वो पिरामिड स्कीम है। ठीक है, पॉन्जी। पॉन्जी पिरामिड स्कीम होती, पॉन्जी है, उसके अंदर अमीर अमीर ही रहेगा, गरीब गरीब ही रहेगा। बस नजर आ रहा है कि हाँ ठीक है गरीब अमीर हो रहा है, पर बेसिकली वो अमीर हो नहीं रहा, वो उल्टा और गरीब हो रहा है। अर्थशास्त्र इसमें नहीं मानता, अर्थशास्त्र नीचे पे ज्यादा जोर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसके बाद फिर और भी बहुत सी चीजें हैं, चाहे मैन पावर हो, पॉलिसीज हो, डिप्लोमेसी हो, जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग हो, या मल्टीकल्चरिज्म को फेल जो हुआ है वो हो। इसके अंदर और भी हजारों वजह हैं, एक नहीं स्किल्ड हजारों हैं। स्किल्ड एजुकेशन जो दी जा रही है, वो भी इसके अंदर, उसका भी कोई किरदार वो है? भी है, वो भी है सर, हर चीज है इसके अंदर, हजारों चीजें हैं, पर एक जो दो या जो सबसे बड़ी चीज मैं बोलूंगा वो ये इकोनॉमिक मॉडल्स को बोलूंगा। क्योंकि अर्थशास्त्र में प्रॉपर अगर कोई पढ़े या किसी ने पढ़ी होगी तो उनको पता होगा, अर्थशास्त्र में पेंडेमिक्स का जिक्र हुआ है। उसके अंदर मल्टी किंगडम आज के मल्टी कंट्रीज हो गए। मल्टीपोलर। उन हाँ, तो उनकी जंगों के वक्त जिक्र हुआ हुआ है। उसके अंदर जो इकोनॉमिक जो हमें स्टेप्स लेने चाहिए वो हुआ हुआ है। और जाहिर सी बात है, बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जिनको ये सारी चीजें फजूल और फजूलियात लगती है, पर ये वही इंडियंस हैं जो कल अगर आईवी लीग का एडमिशन मिल जाएगा तो उसी आईवी लीग में जाके अर्थशास्त्र पढ़ेंगे गोरे के हाथों। पर कोई आईआईएम में पढ़ा देगा ना, तो इनको भी और इनके माँ बाप को भी मौत चढ़ जाएगी। ये फर्क है। अच्छा। अच्छा, मैंने एग्रीकल्चर का भी देखा है, कंपैरिजन करके देखा है। इंडियन जो फार्मर है उनसे भी मेरी बात होती है, हमारी खुद भी मेरे जो अजीज और कारब है उनकी भी जमीनें सिंध के अंदर आप जानते हैं। तो अभी जो खास तौर पर चावल की फसल आई है, तो बहुत कम एवरेज हुई है। मैं समझता हूँ कि आधी भी नहीं है जितनी इंडिया के अंदर यील्ड एवरेज बोलते है। हैं, प्रोडक्टिविटी। हाँ जी। तो एक तो हमारी प्रोडक्शन कम है, दूसरी यहाँ पर खादों के रेट बहुत ज्यादा हैं, इंडिया से ट्रिपल महंगे हैं, और बिजली भी बहुत ज्यादा महंगी है। तो ये भी देखते हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट है वहां पर जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा सहूलतें दे रही है, और उसके जवाब में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी आ रही है, और एग्रीकल्चर भी तो कंट्रीब्यूट कर रही है। इंडिया का एग्रीकल्चर आउटपुट और बढ़ना चाहिए, जिसके ऊपर काम हो रहा है। 24 के बाद आप देखेंगे एक एग्रीकल्चर के ऊपर भी कोई ना कोई पॉलिसी आएगी कि इसको मैकेनाइज किया जाए, मैन लेबर कम की जाए एग्रीकल्चर में। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, पाकिस्तान में क्या हुआ है, जमीनों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की जमीनों को अब रिजुविनेट करने की जरूरत है। इनके ऊपर 2-3 साल खेती छोड़ के पहले तो इनको रिजुविनेट करना पड़ेगा।
पता है होता क्या है, 2-2 महीने पानी नहीं है, 2 महीने बाद 3 महीने का पानी एक साथ जमीन पे आ जाएगा और ऐसे उसके ही। बाद फिर नॉर्मल पानी आएगा जितनी जरूरत है, फिर 3 हम्म, महीने पानी नहीं है। इस तरीके से तो कोई भी चीज खराब हो जाती है। मोबाइल ही ले लें, एकदम पावर आएगा तो वो मोबाइल का आईसी भी जल जाएगा, आराम आराम से आएगा तो मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो ये वही जमीनों का भी हिसाब वही है, उनको रिजुविनेट करना पड़ेगा। फिर हमारे सीड्स हैं, सीड्स के बाद अगर आप पेस्टिसाइड्स में जाएं, फर्टिलाइजर्स में जाएं, ठीक है, हमारा हम अभी दुनिया से बहुत पीछे हैं। इंडिया बहुत ज्यादा इसके अंदर R&D कर रहा है। पाकिस्तान में कोई R&D नहीं हो रही, ना सीड्स पे हो रही है, ना फर्टिलाइजर्स पे हो रही है। इंडिया तो आजकल वो ग्रीन फर्टिलाइजर्स भी बनाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली क्या है कि जितनी दुनिया की आबादी है उतनी आबादी को हम ऑर्गेनिक फूड से नहीं कर सकते सर्व, और आगे जाके आबादी और बढ़ने वाली है तो हमें फर्टिलाइजर तो सर्व पड़ेंगे, पर फर्टिलाइजर में केमिकल्स होते हैं, तो फर्टिलाइजर के केमिकल चीज को कितना कम किया जाए, कैसे कम किया जाए, तो इंडिया उसके ऊपर काम कर रहा है कि भाई हम ग्रीन फर्टिलाइजर बनाएंगे। ग्रीन फर्टिलाइजर कैसे भाई, उसके अंदर हम ग्रीन अमोनिया इस्तेमाल करेंगे। तो भाई ग्रीन अमोनिया कैसे आएगा, ग्रीन अमोनिया आएगा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांटों से। तो वो उन्होंने पूरी चेन बना दी। अब हाइड्रोजन इंडस्ट्री अलग है, उसकी पॉलिसी अलग है, ग्रीन अमोनिया के बिजनेसेस अलग हैं जो सिर्फ अमोनिया के प्लांट लगा रहे हैं। इस तरीके से फर्टिलाइजर के प्लांट्स अलग है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों। उसमें भी फिर नैनो यूरिया, नैनो फर्टिलाइजर, वो वो क्या, वो वो दूसरा जो लिक्विड में। लिक्विड वाला जो खाद डाइफॉस्फेट, आती है, मोनोफॉस्फेट। हाँ, और नाइट्रोजन वाला, हाँ। तो ये अलग आ रही हैं। अब पेस्टिसाइड्स पे भी उन लोगों ने वो किया है। पेस्टिसाइड्स पे अभी क्या है, पेस्टिसाइड्स पे उन्होंने गोलियां बनाई हैं। जैसे हम घर में गोलियां नहीं रखते चूहों के लिए या कीड़ी मकोड़ों के लिए, तो उन्होंने गोलियां बनाई हैं जो खेतों में डाली जाएंगी। गोलियों से क्या है कि जो भी वहां पर इंसेक्ट्स होंगे वो गोली खाएंगे, वो उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो गोली जमीन में नहीं मिलेगी। और ये अभी इतना, ये एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है। ये सक्सेसफुल हो जाए तो सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है, अब बाकी देखेंगे अगर जब सक्सेसफुल हुआ। फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैन पावर को कम किया जा रहा है, सेंसर्स को लेके आ गए। अब सर जरूरी नहीं है कि आपकी जमीन है तो आज अगर आपने 4 लीटर 1 एकड़ पे दिया है तो कल भी 4 लीटर ही देना है। तो इंडिया ने वो सेंसर्स लगाए हुए हैं जमीनों के ऊपर, वो सेंसर्स बता देते हैं कि भाई आज 4 लीटर नहीं देना, आज तुम 2.5 लीटर देना, आज तुम 6 लीटर दो। मॉइस्चर है। मॉइस्चर है, सॉइल है, वो हर चीज को वो उन्होंने दुनिया भर से इंपोर्ट किए हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में ये चीजें लगी हुई है, पर बीज आपको हो पूरे रहा इंडिया कम। में मिलेंगे, फर्टिलाइजर आपको पूरे इंडिया में मिलेंगे, पेस्टिसाइड्स आपको पूरे इंडिया में मिलेंगे, पानी आपको पूरे इंडिया में मिलेगा। फिर ये जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन हो गया, सेंसर्स हो गए, इनकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब आपको एग्रीकल्चर को भी नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हर एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के अंदर साइलोज होने चाहिए, उन साइलोज को कनेक्ट होना चाहिए ट्रेनों से, वो ट्रेनें कनेक्टेड होनी चाहिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल जोन्स के साथ। ठीक है, तो ये पूरी चेन है। आप एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करेंगे, मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, लोगों का कम होना चाहिए। मैंने आपको बीच में कुछ मशीनें की वीडियोस भी भेजी थी। जी भेजी थी मुझे। तो सर वो जितनी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां इंडिया में आ चुकी हैं, उनके प्लांट इंडिया वाह। में लग चुके हैं। बस ये क्या उसको स्केल करना है, स्केलेबल ले जाने में आप देखिएगा भी बहुत जल्द पॉलिसी आ जाएगी एग्रीकल्चर के ऊपर। अच्छा बिल्कुल। मुजफ्फर जी, आपने प्रोडक्टिविटी की जो बात की, तो जी प्रोडक्टिविटी आपके यहाँ ना होने की एक सबसे बड़ी वजह आपको पता है क्या? जी। आपके यहाँ जीएमओ सीड्स नहीं होते हैं। और जीएमओ सीड्स इसलिए नहीं होते क्योंकि आपकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती जीएमओ सीड्स। और ये इसलिए अलाउ नहीं होती क्योंकि जो आप एग्जिस्टिंग सीड्स यूज करते हैं, जो सीड इंडस्ट्री होती, वो पूरी की पूरी आपकी मिलिट्री इंक की है। तो उनके उनके बिजनेसेस को इम्पैक्ट करेगा। तो सिर्फ कुछ लोग जो मोनोपोली वाले लोग हैं उनको नुकसान ना हो, इसके लिए पूरे मुल्क का नुकसान हो जाए वो चलेगा। ये पता नहीं कब ये चीजें ठीक होंगी इस मुल्क की। मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम को यहाँ पर इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बड़े दिनों के बाद आपने देवेक भाई से मुलाकात की,
आप हमें कमेंट्स में जरूर अपनी तजावीज दीजिएगा कि हम आगे जो इनके साथ किस टॉपिक के ऊपर बात करें। जैसे पहले हम बात किया करते थे, तो हमें टॉपिक जरूर भेजिएगा। और आप कोई पैगाम देना चाहिए, कोई आपके दिल में बात है जो आप दिव्य भाई को कहना चाहते हैं, तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि दिव्य भाई हर कमेंट को बड़े गौर से देखते हैं और हम उसके ऊपर डिस्कस भी करते हैं। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था। तो जाने से पहले दिव्य भाई से गुजारिश है कि एक दफा, और जुनेद भाई आप भी तमाम जो देखने वाले हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें। स्टे अवे फ्रॉम न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया एंड ट्रस्ट योर लीडरशिप। मेरा सिंपल है। मेरा वही है, मकसद नहीं बोलना है। मकसद क्या है? वो सब व्यूअर समझ जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रात के इस वक्त 3 बजने वाले हैं जी पाकिस्तान में 3 बजने वाले हैं और इंडिया में 2:30 बजने वाले हैं। और मेरे पास इसी के 10 सवा साथ 10 हो रहे हैं। 10 सवा 10। आपके पास अभी टाइम है और जागने का, लेकिन जुनेद भाई की बस हो चुकी है, क्योंकि रात भी ये जागते रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत चाहेंगे। एक वक्त था जब आप लोग दिव्य जी को जगा के डिस्टर्ब किया करते थे, अब ये बदला लेने का टाइम दिव्य जी को मिला है। अब आपकी नींदें उड़ाने वाले दिव्य जी। कोई बात नहीं, हम भी रात को जागने वाले हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हम दिव्य भाई के लिए एक फोन कॉल की दूरी के पर मौजूद हैं हम। थैंक यू दिव्य भाई, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।